अरे आपके मन में चल रहा है क्या कि नीट एग्जाम कब होगा, नीट एग्जाम की क्या डेट है, क्या रजिस्ट्रेशन आएंगे, कौन कंडक्ट कराता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार हो है, कितनी उम्र चाहिए, कितने बार हम नीट एग्जाम को दे सकते हैं और क्या फीस वगैरह रहती है। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं नीट एग्जाम से रिलेटेड या नीट से रिलेटेड। तो आपको बता दूं, ऐसा भी कोई भी बच्चा है जिसको नीट के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं इस एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट नीट की जानकारी मिलेगी, जीरो से लेकर टॉपर बनने तक। और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आप खुद से पढ़कर नीट एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। ऐसी मैं 3 बेस्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप 101% 2023 मतलब जो 24 है 2025 है, इसमें 101% आपका सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है, लेकिन आपको बता दें उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो पूरा देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा, और उसके साथ साथ में लास्ट में बताना कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन कैसी लगी। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम सबसे पॉइंट नहीं है लेकिन हाँ पॉइंट वाइज सुन लीजिएगा ध्यान से। पहले आपको बता दें कि जो नीट एग्जाम है, नीट एग्जाम 2024 के अंदर जो रजिस्ट्रेशन आने वाले हैं आप लोगों के, वो मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। तो जितने बच्चों के मन में मतलब कि ये चला हो आखिरकार कब आएंगे नीट के फॉर्म, तो मार्च के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएंगे। जरूर आप इसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, तभी आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम दे पाएंगे। आपको बता दें, फिर आपको बता दें कि नीट एग्जाम होगा कब आपका, तो आपको बता दें आप अपनी तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आपका नीट एग्जाम जो होगा वो होगा 5 मई वाले दिन। कब होगा? 5 मई वाले दिन होगा। तो आपकी पूरी स्टडी होनी चाहिए जनवरी से लेकर आपका मई तक, मतलब मई जैसे मतलब मई में तो आपको टाइम मिलेगा नहीं, आपके पास जो 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में जबरदस्त तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी होगी, और करनी कैसे होगी वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। आपको शायद पता होगा कि इस नीट एग्जाम को जो कंडक्ट कराते हैं वो एनटीए कराते हैं। आपको बहुत अच्छा है, अच्छे क्वेश्चंस वगैरह डालते हैं। अगला है कि परीक्षा का टाइप क्या हो सकता है, क्या परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। आपके मन में ये चल रहा होगा क्योंकि लगातार बहुत सारी जो मतलब कि एग्जाम वगैरह हैं वो डायरेक्ट ऑनलाइन होते आ रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड होते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको बता दें लेकिन ये जो हमारी नीट एग्जाम की परीक्षा होने वाली है इस साल आपकी ये ऑफलाइन ही रहने वाली है। आपको बता दें ये पूरे इंडिया में बहुत बड़ा एग्जाम है। आपको पता होगा 2023 में 21 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। आपको बता दें अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की भाषाएं हो सकती हैं, तो आपको बता दें इसमें 12 से 13 प्रकार की जो भाषाएं वो भी आपको देखने को मिल जाती हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर हिंदी पढ़ते हैं, जैसे आप यहाँ के लोग हैं, अगर आप हिंदी डालते हो भाषा में तो यकीन मानो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने इंग्लिश डाल दिया तो सिर्फ आपका जो एग्जाम है वो इंग्लिश में देखने को मिलेगा। तो जितने भी हमारे बच्चे हैं जो यूपी से हैं, तो आपको बता दूं आपको भरना क्या चाहिए, आपको भरना चाहिए हिंदी भरना चाहिए, जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। कोई क्वेश्चन आपको हिंदी में समझ में ना आए इसकी भाषा को, तो उसका सेंटेंस आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, तो वहां पर देखकर आप आसानी से समझकर अच्छे तरीके से उसका जवाब दे सकते हैं। परीक्षा की टाइमिंग क्या होगी, तो आपको बता दें ये 3 घंटे 20 मिनट में आप लोगों को टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। तो आपके पास 3 घंटे का समय है और इस 3 घंटे के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा यहां पर आपको मिलेंगे 200 क्वेश्चंस। 200 क्वेश्चंस में से आप लोगों को क्या काम करना होगा, 180 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है ना, जिसमें कि आपको पता है फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई। फिजिक्स के 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 45 और जो जूलॉजी बॉटनी 45। तो इस तरीके से आप लोगों के 180 क्वेश्चंस हो जाते हैं और इन 180 क्वेश्चंस को 3 घंटे के अंदर सॉल्व करना होगा। तो आपको बता दें अभी से आप लगातार अच्छे तरीके से पढ़िए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद आप लोग पेपर वगैरह देने के लिए जाएं, नीट वगैरह का एग्जाम देने के लिए जाएं, या फिर डायरेक्ट बहुत से लोग ड्रॉप लेकर तैयारी कर रहे होंगे। एक बार में क्वेश्चंस को देखते ही आप आंसर समझ जाओ, टिक मार सको, क्योंकि विद इन टाइम के अंदर आपको बता दें क्वेश्चंस करने होते हैं। तो एक प्रश्न को करने के लिए 1 मिनट का समय मिलता है। तो आपको बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है वो आपका जल्दी हो जाएगा, लेकिन जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर न्यूमेरिकल आ गए तो वो आपका टाइम ज्यादा खर्च करा सकते हैं। तो आप अपने न्यूमेरिकल पोर्शन पर अच्छे तरीके से पकड़ बनाकर रहिएगा, जिससे कि नीट एग्जाम में आपको ज्यादा दिक्कतें महसूस ना हो। टोटल आपको पता ही होगा कि टोटल नंबर जो है 720 नंबर का आपका जो नीट एग्जाम होगा, और 720 में से अगर कोई 600 प्लस नंबर ले आता है तो बड़े आराम से उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो आप कोशिश यही करिएगा कि आपके 720 में से 600 या 650 के लगभग आप लोगों के आ जाएं। ठीक है ना। अगला है कि जब आप नीट एग्जाम को क्रैक कर लोगे तो उसके बाद में आपका होगा क्या, मतलब आपको कौन सा कोर्स करने को मिलेगा। आप एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, नर्सिंग के कोर्स कर सकते हैं, बीएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया। इस तरीके के बहुत सारे जो कोर्स होते हैं जो नीट के बाद ही कराए जाते हैं, इन कोर्सों में आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आपको बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिला है
मेडिकल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है तो आपकी सस्ते में बड़े आराम से हो जाएगी। अगर आप एम्स वगैरह में पहुंच गए, अगर आप टॉपर वाला बन गए, तो आप ये मान के चलिए आपकी फ्री में ही एमबीबीएस हो जाएगी। तो आपको बता दें, एक बार मेरे जितने भी बच्चे हैं, मैं सब से यही कहता हूं कि एक बार नीट की एग्जाम की तैयारी जरूर करना, जिससे कि ये है अंदर से अफसोस ना हो कि हम काश नीट की तैयारी पहले कर लेते, काश हम इसको निकाल लेते, डॉक्टर बनने का जो सपना है वो टूटने मत देना। अरे एक बार मौका दो, बाकी बाद आपके पास अनेक काम करने के लिए बहुत सारा समय मिल जाएगा लेकिन एक बार मौका जरूर देना चाहिए। अगले नंबर का है कि परीक्षा को हम कितनी बार दे सकते हैं, तो ये सिर्फ एक साल में एक ही बार आप लोगों को देनी होगी और एक ही बार निकलता है इसका, ठीक है। प्रश्न किस तरीके के आएंगे, तो सारे के सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो होंगे वो टोटल आपके एमसीक्यू टाइप के होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने आसान नहीं आएंगे जैसे बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं ना, वहां पर टोटल क्वेश्चंस स्टेटमेंट टाइप के बहुत ज्यादा मिल रहे हैं आज के समय में। उसके साथ साथ में कथन वाले, हाँ जो कथन वाले हैं, और नेगेटिव टाइप के क्वेश्चंस, कॉलम टाइप के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस भाई बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो बच्चा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बनाकर जाएगा सिर्फ वही बच्चा करके आ पाएगा, अन्यथा किसी बच्चे में दम नहीं है कि इन क्वेश्चनों को हिला सके। और यही कारण है कि 21 लाख लोग एग्जाम देते हैं, उनमें से मतलब कि कुछ ही बच्चे क्या कर पाते हैं, क्वालिफाई कर पाते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जाम छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। आप एमबीबीएस में जाने वाले हैं, आपको डॉक्टर बनने वाले हैं, तो ये टफ होता है, ठीक है। तो आपको बता दें, बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है इस पर पकड़ आप अच्छे तरीके से बनाएगा। अगर नीट एग्जाम की तैयारी करानी हो तो हमसे आप लोग जुड़ सकते हैं, हम आपको तैयारी जरूर कराएंगे। बायोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। जैसे इंटर का रिजल्ट जबरदस्त होगा, मैं चाहूंगा कि आपका जो इंटर के बाद का भी रिजल्ट है वो भी अच्छा रहे, आप मेहनत जरूर करिएगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, शायद आप लोगों को पता होना होगा कि एक प्रश्न अगर आप लोगों का सही जाता है तो आपको 4 नंबर दे दिए जाएंगे। अगर आपका एक प्रश्न गलत हो जाता है तो आपका 1 नंबर काट भी लिया जाएगा। तो यही समझ में आ गया होगा। टोटल क्वेश्चंस जो है 200 आएंगे, 180 क्वेश्चंस करने हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। इसमें आप जब प्रश्न को करने के लिए वहां पर बैठे ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको बायोलॉजी सॉल्व करनी होगी, फिर केमिस्ट्री, और उसके लास्ट में आपको फिजिक्स सॉल्व करनी होगी। क्योंकि जो स्कोरिंग चैप्टर्स है, स्कोरिंग मतलब जो नंबर दिलाने वाला है वो बायोलॉजी है। बायोलॉजी देखते आप टिक मार सकते हो, ठीक है। मतलब कि कॉन्सेप्ट वाली है तो कॉन्सेप्ट बना सकते हो, लेकिन टाइम कंज्यूम वाले जो होते हैं वो फिजिक्स होता है, ठीक है। तो जो आपको न्यूमेरिकल वगैरह में दिक्कत दे सकता है, क्योंकि जो बायोलॉजी वाला बच्चा होता है, मैं ज्यादातर देखता हूं उसकी फिजिक्स जो होती है थोड़ी वीक होती है। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको बता दें, एक न्यूमेरिकल जो बहुत हार्ड है वो भी 4 नंबर देके जाएगा, और एक जो बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है जिसे आप देखकर टिक मार सकते हैं वो भी 4 नंबर देके जाएगा। तो 4 नंबर जी वाले जो मिल रहे हैं इनको पहले ले लीजिए, ठीक है। तो क्रम यही रखना, पहले आप लोग बायोलॉजी करना, फिर केमिस्ट्री, उसके बाद में फिजिक्स। इस तरीके से आप पेपर को सॉल्व करना, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट का आप विशेष का ध्यान देना। विद इन 3 घंटे के अंदर आप लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि लगे हुए हैं ना। आपको बता दें, जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप बायोलॉजी के बाद नीट एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको साइंस स्ट्रीम के अंदर पीसीबी लेना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेनी होगी। और आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, मैथ्स से ज्यादा बढ़ते जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें, मेडिकल लाइन में जॉब्स बहुत सारी निकल रही हैं। मेडिकल लाइन के जो है, कोरोना महामारी वगैरह भी आती है, या फिर कोई भी मेडिकल स्टोर है, डॉक्टर्स वगैरह, बहुत तेजी के साथ इनकी संख्या बढ़ रही है। क्योंकि हर घर में बीमारियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, तो डॉक्टरों की संख्या भी लगातार बढ़ेगी ही। अगला है कि न्यूनतम पासिंग अंक कितने होने चाहिए 12th क्लास में। तो 12th क्लास में अगर आप चाहते हैं तो आपको बता दें, वैसे 55% अगर आपके हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप आराम से नीट एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप कोशिश करना, पूरी जी जान लगा देना कि आपके 75 प्लस परसेंटेज आनी चाहिए, जिससे कि फायदा आप लोगों का ही रहेगा। जितने अच्छा आप कॉन्सेप्ट अभी पढ़ लोगे, इंटर का जो कॉन्सेप्ट अभी तुम पढ़ोगे ना, वो तुम्हारा नीट में आएगा भाई। तो इसलिए जो भी आप पढ़ें, फिजिक्स जो पढ़ें, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ें, बायोलॉजी अच्छे से पढ़ें, उसके साथ फर्स्ट ईयर का, इंटर का, सबको अच्छे से पढ़ना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटर तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है, मैं देखता हूं कि फर्स्ट ईयर वालों का गोल रहता है। ये सबसे बड़ी गलती है, ऐसी गलती आप मत करिएगा। जो अभी फर्स्ट ईयर वाले जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी से ये कहूंगा कि आप फर्स्ट ईयर से अच्छे तरीके से तैयारी करना, क्योंकि फर्स्ट ईयर और इंटर ही तो आपकी नीट एग्जाम में आती है, ठीक है। आपको पता है, न्यूनतम आपकी जो आयु होनी चाहिए वो लगभग 17 वर्ष होनी चाहिए। 17 वर्ष से अगर आप छोटे हैं, 17 वर्ष से कम उम्र के हैं, तो आप एलिजिबल नहीं कहलाएंगे। और मैक्सिमम तो कितना भी दे सकते हैं, कितनी भी बार नीट एग्जाम तो हर साल देते रहो। अगर आप 60 साल के बुड्ढे हैं, 70 साल के बुड्ढे हैं, तो भी आप नीट एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अधिकतम कोई भी सीमा नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फीस की, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पार्ट होता है। अगर कोई जनरल का है और ओबीसी का है, तो आपको बता दें, आपको बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा। 1700 रुपए देने पड़ेंगे आपको, सिर्फ एक फॉर्म के लिए। बात समझ नहीं, देख लो कितना महंगा है। और आप सोच सकते हो, थोड़ा सोच कर देखिएगा, 1700 रुपए, और उसके बाद में
21 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, तो समझ सकते हो कितना ज्यादा पैसा आ गया होगा उनके पास। ठीक है, तो आपको बता दें अगर SC या ST का कोई मतलब कि स्टूडेंट है तो उसको 1000 रुपए 1000 रुपए देने पड़ेंगे। ये आपकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस है। ठीक है, आपको बता दें अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके बाद में आप तैयारी जरूर करिएगा अच्छे तरीके से। आप ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म तो भर दिया लेकिन तैयारी नहीं कर रहे, ऐसा नहीं करना। तैयारी जरूर करो, बिना तैयारी के कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को कुछ 3 ऐसे पिलर बताने वाला हूं जिनको इस्तेमाल करके आप नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सबसे पहला है कि आपके पास फर्स्ट ईयर और इंटर के जो नोट्स हैं उन नोट्सों को बहुत ध्यान से समझो, उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, बात समझ नहीं। उसके बाद में आप उसी चैप्टर के एनसीईआरटी को खरीदो और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, एनसीईआरटी की जो लाइन बाय लाइन जो दे रखी है, बायोलॉजी की हो चाहे केमिस्ट्री की हो चाहे फिजिक्स की हो, उनको अच्छे से समझो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। आपको बता दें बोर्ड एग्जाम में जो एनसीईआरटी चलती है ना, आपको बता दें यही एनसीईआरटी बायोलॉजी की नीट एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी और लाइन बाय लाइन आपके नीट एग्जाम में पूछी जाती है बायोलॉजी वाले सेक्शन में। तो कोई भी बच्चा बायोलॉजी का है तो नीट की तैयारी में है तो आपको एनसीईआरटी पर ऐसी पकड़ बनानी है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप जवाब दे पाओ। और आपको बता दें एनसीईआरटी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे दे रखे हैं जो छोटी छोटी मात्रा में दे रखे हैं, लेकिन आपको बता दें बच्चा उसे स्किप कर देता है क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होती है। ठीक है, अगले नंबर का है कि आपको क्या करना, दूसरे नंबर का पॉइंट है डेली पीसीबी को 3-3 घंटे देना। मतलब मॉर्निंग के टाइम में आपने क्या काम किया, मॉर्निंग के टाइम में आप बायोलॉजी पढ़े, आप मॉर्निंग के टाइम में उठ जाइए, आप 6 बजे उठाइए, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको क्या काम करना है, बायोलॉजी पढ़नी है। सेल्फ स्टडी करना चाहता है, बायोलॉजी पढ़िए। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ने के बाद में आप 9 बजे से लेकर 10 बजे तक 11 बजे तक आराम से आप माइंड को फ्रेश कीजिए, बॉडी को फ्रेश कीजिए, खाना पीना खाना जो भी करना है वो आप कर लीजिए। उसके बाद में फिर दोबारा बैठ जाओ, 11 बजे से बैठो, 11 बजे 11, 12, 1 बजे तक फिर बैठो, केमिस्ट्री लेकर बैठो दोपहर में। जबरदस्त तरीके से मेहनत करो, जी जान लगा दो, तभी हो पाएगा। आपको इतना बड़ा कंपटीशन है, इतने ज्यादा लोग बैठेंगे, आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत अच्छी खासी करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपका 1-2 बज जाएंगे, थोड़ा बीच में रिलैक्स कर लो, थोड़ा 1 घंटा आप सो भी लीजिए, माइंड भी रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। उसके जस्ट बाद आप लोगों को क्या काम करना है, लगभग 4 बजे से लेकर 4, 5, 6, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक फिर लगो। अब लगो तुम किस में लगोगे, अब लगोगे तुम फिजिक्स में, फिजिक्स के न्यूमेरिकल को, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को, फिजिक्स के मैथमेटिकल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने की लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में 6 बज गए, 6 से लेकर 7:30 बजे तक फिर आप रिलैक्स करो, खाना पीना खा लो, जो भी काम करना कर लो। फिर रात में आपको क्या काम करना है, जो भी आपने पढ़ा है उसका फुल रिवीजन करेंगे, प्लस उसका एनालिसिस करेंगे डेली कि हमने क्या पढ़ा है, इससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन चुके हैं, इस चीज का आप एनालिसिस करेंगे। मतलब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे आपको डेली एनालिसिस करना होगा। और आपको बताना जब आपका सिलेबस कंट्रोल में मतलब कि अपनी मुट्ठी में आ जाए तो उसके बाद में क्या करना है, एग्जाम। मतलब कि ये अप्रैल वाला जो महीना है, अप्रैल वाले महीना में लास्ट ईयर में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ चुके हैं उन सभी को क्वेश्चंस को सॉल्व करो और हर क्वेश्चंस को देखो क्या लॉजिक लग रहा है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन सा प्रश्न आसानी से आपको हो गया, कौन सा क्वेश्चन ऐसा जो अभी आपसे नहीं हो पा रहा है, उसमें क्या लॉजिक लग रहा है जिस कारण तुम नहीं कर पाए उस प्रश्न को। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर मॉक टेस्ट वगैरह आपको देखने हैं, टाइम के अकॉर्डिंग आप लोगों को खुद से सेल्फ एनालिसिस करना है, प्लस टाइम के अकॉर्डिंग आपको पूरा प्रैक्टिस करनी होगी। 3 घंटे में कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, कितना फिजिक्स, कितना केमिस्ट्री, कितना बायोलॉजी, कौन सा आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो स्ट्रांग हो चुका है, किसके क्वेश्चंस आप ज्यादा से ज्यादा कर पा रहे हैं, जिसके नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, उसमें इंप्रूव करने के लिए जो गलतियां सुधारने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा समय आप लोगों को मिल पाएगा। अगर आप इस तरीके से आप पूरी रणनीति बनाते हैं तो आप 101% आप नीट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक जरूर कर पाएंगे। और नीट एग्जाम की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने एक वीडियो में देने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता देना, हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो जरूर ले आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके साथ में नीट एग्जाम से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल चुका हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ऊपर आई कार्ड में भी लगा दूंगा, वीडियो के लास्ट में एंड में भी लगा दूंगा। उस प्लेलिस्ट को आप जरूर देखें क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करा रखा है, नीट एग्जाम की रणनीति और भी बता रखी है, तो उनको भी देखकर आप जाइएगा जिससे कि नीट एग्जाम की आपकी पकड़ बहुत अच्छे तरह बन सके और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप नीट एग्जाम के लिए कितनी मेहनत के लिए तैयार हैं, कितनी मेहनत आप कर पाएंगे, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो